अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस इशू किया है जिसने टैक्स के लॉ को अमेंड किया है और इस ऑर्डिनेंस को इशू करने का ऑब्जेक्टिव मुल्क में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को फ़रोग देना है। आइए देखते हैं इस ऑर्डिनेंस में क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन से हैं और वो बेनिफिशरीज कैसे हम उन्हें कह रहे हैं कि वो बेनिफिशरीज हैं, और जो इस ऑर्डिनेंस के बेनिफिशरीज हैं वो अपना टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस टैक्स लायबिलिटी को कैसे पे करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस का इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्टेड है, और स्पेशली जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो लोग प्लॉट ख़रीदते या बेचते हैं या जो लोग बिल्डिंग्स खरीदते और बेचते हैं, उन पे इस ऑर्डिनेंस का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। डायरेक्ट बेनिफिशरीज इस ऑर्डिनेंस के बिल्डर्स हैं। वो बिल्डर जो नई बिल्डिंग्स बनाएंगे या वो बिल्डर जो पहले बिल्डिंग्स बना रहे हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। लैंड डेवलपर्स हैं जो लैंड डेवलप करके प्लॉट बेचते हैं। फर्स्ट परचेज़र जो कोई बिल्डिंग ख़रीदना चाहें, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो बेनिफिशरीज हैं। इसके अलावा वो परचेज़र प्लॉट के जो उस प्लॉट पे अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाहें, वो भी बेनिफिशरीज हैं। और वो लोग जो अपना घर फ़रोख्त करना चाहें, वो भी इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ऑर्डिनेंस ने सेक्शन 100D को इंसर्ट किया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, और ये सेक्शन अलाउ करता है डेवलपर्स और बिल्डर्स को कि वो चाहें तो इस सेक्शन के तहत अपना टैक्स जमा करा सकते हैं, या चाहें तो वो नॉर्मल लॉ के मुताबिक जो है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हैं। ये सेक्शन टैक्स ईयर 2020, ये जो टैक्स ईयर गुजर रहा है, उससे एप्लीकेबल है, और टैक्स लायबिलिटी प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे कैलकुलेट होगी, और टैक्स कंप्यूट और पे होगा 11th स्केड्यूल के मुताबिक, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम बात ये कि जो भी प्रोजेक्ट जिसको डेवलपर या बिल्डर्स जो हैं वो FBR के साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे, उसको कंप्लीट होना चाहिए 30th of September 2022, यानी 20 और 22 के 30 सितंबर तक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस बिल्डर को डिफ़ाइन भी करता है, और इसके मुताबिक बिल्डर वो शख्स है जो FBR में बतौर बिल्डर रजिस्टर्ड है, और वो इंगेज ऐसी एक्टिविटीज़ में कंस्ट्रक्शन की जिसमें डिस्पोजल हो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग का, यानी वो कमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करे और फिर उनको डिस्पोज ऑफ करे। तो वो लोग जो अभी तक FBR में बिल्डर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको पहला स्टेप उनके लिए यही है कि वो अपने आप को FBR के साथ के ऊपर एज ए बिल्डर जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि वो इस ऑर्डिनेंस से बेनिफिट उठा सकें। कानून के मुताबिक नया प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जो इन दो कंडीशंस को फुलफ़िल करे। पहली कंडीशन ये है कि उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होना चाहिए 17 अप्रैल 2020, जब ये ऑर्डिनेंस इशू हुआ था, उससे लेके 31 दिसंबर 2020 तक, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना चाहिए 30 सितंबर 2022 या उससे पहले पहले। अगर ये दो कंडीशंस फुलफ़िल करता है कोई प्रोजेक्ट, तो वो उसको इस लॉ में न्यू प्रोजेक्ट कहा जाएगा। और प्रोजेक्ट का आगाज़ का क्या मतलब है और इसके कंप्लीट होने से यहाँ पे क्या मुराद ली जाती है, इन दोनों टर्म्स को भी लॉ डिफ़ाइन करता है। और इस लॉ के मुताबिक प्रोजेक्ट के आगाज़ का मतलब ये है कि जब भी कंस्ट्रक्शन का लेआउट प्लान जो है वो अगर कंसर्न्ड अथॉरिटी उसको अप्रूव कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है। अब कंसर्न अथॉरिटी वेरी करती है डेवलपर के लिए, जैसे NESPAC कर रही है, या कोई अगर DHA कराची में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इंगेज है तो उसके लिए जो DHA कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके लिए कंसर्न अथॉरिटी है। अगर कोई बैरिया टाउन लाहौर में है तो बैरिया टाउन जो है वो उसके लिए कंसर्न अथॉरिटी है। तो जो ही कंसर्न अथॉरिटी जो है वो लेआउट प्लान को अप्रूव करेगी, और इस लेआउट प्लान को अप्रूव होना चाहिए 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले पहले। इसी तरह इनकम टैक्स कानून में कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं बिल्डर, तो उसके लिए कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वो डेट है जिस दिन उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि ग्रे स्ट्रक्चर
कंप्लीट होने से मुराद वो आखिरी छत है। अगर सपोज़ 2 स्टोरीज बिल्डिंग है तो जब उस पर दूसरी छत पड़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह जैसे कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट के आगाज़ की डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूवल जो है वो कंसर्न अथॉरिटी से लेना ज़रूरी है। इसी तरह प्रोजेक्ट की कंप्लीशन भी जो है वो भी कंसर्न अथॉरिटी से लेना ज़रूरी है। और ये कंप्लीशन जो है वो जैसे हमने पहले डिस्कस किए 30 सितंबर 2022 या उससे पहले पहले होनी चाहिए। ये जो ऑर्डिनेंस है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसने एक एमनेस्टी भी अनाउंस की है कि एफबीआर उन लोगों से सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि ये इनकम का सोर्स क्या है, क्या ये इस पर टैक्स दिया गया है या टैक्स नहीं दिया गया। अगर इंडिविजुअल जो है कोई अगर उसके पास कैश पड़ी हुई है तो वो एक नया बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें डिपॉजिट करवा दे 31 दिसंबर या उससे पहले पहले। और दूसरा, अगर उसके पास लैंड है, कोई ऐसे उसके पास प्लॉट्स या लैंड्स पड़ी हुई है जिसको वो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ में यूज़ करना चाहता है, लेकिन वो प्लॉट्स जो हैं या लैंड जो है वो एफबीआर में उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड नहीं है, तो अब वो उसको डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन उसका टाइटल या उसने ख़रीदा हो उस लैंड को 17 अप्रैल 2020 जब ये ऑर्डिनेंस जो है वो जब ये अप्रूव हुआ था उससे पहले पहले अगर टाइटल उसके नाम है तो वो अगर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है तो एफबीआर उसे सोर्सेज नहीं पूछेगा। इसी तरह अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का शेयर होल्डर है, तो वो जो है इस कैश जो है वो नए अकाउंट में खुलवा के डाल सकता है और या उसको लैंड जो है वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकता है। लेकिन इसके साथ चंद कंडीशंस भी हैं और उन कंडीशंस के मुताबिक जो शख्स भी इस एमनेस्टी से या इस कंसेशन इसको कह लेते हैं, इस कंसेशन से फ़ायदा उठाना चाहता है, वो आईआरएस जो एफबीआर का ऑफिशियल वेब पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और उसमें डिटेल प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा जो है वो ये जो मनी या लैंड है ये होली तमाम जो है वो यूटिलाइज़ होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। और तीसरी बात यह है कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का सर्टिफिकेट वो शख्स जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाह रहा है वो प्रोवाइड करेगा एफबीआर को। और ऑफ कोर्स इस एमनेस्टी से जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनके फैमिली मेम्बर्स फ़ायदा नहीं उठा सकते, या अगर कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जैसे अगर किसी की ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की मनी उसके पास पड़ी है तो वो भी इससे बेनिफिट नहीं उठा सकता। बिल्डर और डेवलपर के बाद जो दूसरा बड़ा बेनिफिशरी है इस ऑर्डिनेंस का वो शख्स है जो फर्स्ट परचेज़र होगा किसी भी बिल्डिंग का, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो। और इसके लिए शर्त ये है कि वो डायरेक्टली जो है वो उस बिल्डर से परचेज़ करे, दरमियान में कोई इंटरमीडियरी नहीं होना चाहिए। और उस बिल्डिंग के परचेज़र ने जो पेमेंट करनी है बिल्डर को वो थ्रू क्रॉस चेक करनी है और वो पेमेंट 30 सितंबर 2022 से पहले होनी चाहिए। जो लोग प्लॉट ख़रीद कर उस पर अपना घर तामीर करना चाहते हैं वो भी इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। एफबीआर उनसे भी सोर्सेज नहीं पूछेगा कि उन्होंने जो प्लॉट ख़रीदा है इसकी रकम उनके पास कहाँ से आई और क्या वो उस पर टैक्स अदा किया है उन्होंने पहले या नहीं किया। और ये यकीनन ये ऐसा बेनिफिट है जो रियल एस्टेट सेक्टर या जो स्पेशली वो लोग जो प्लॉट्स की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं उनके बिज़नेस को डेफिनेटली जो है वो इस चेंज से उसमें ग्रोथ आएगी। लेकिन उस बायर को 4 कंडीशंस फुलफ़िल करनी है। एक तो उसने जो प्लॉट ख़रीदना है वो किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ख़रीदना है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या वो कमर्शियल बिल्डिंग हो। इसके अलावा उसने ये प्लॉट जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले ख़रीदना है और जो उसने अमाउंट पे करनी है वो उसने थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है और कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको कंप्लीट होना चाहिए 30 सितंबर 2020 को। और इसके अलावा उस शख्स ने अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड भी करवाना है।
इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए से गवर्नमेंट ने उस शख्स का कैपिटल गेन टैक्स माफ़ कर दिया है जो शख्स अपना घर जो है वो फ़रोख्त करना चाहे। इसमें कंडीशंस ये हैं कि वो शख्स उस घर में रहायश पजीर हो जिसको वो फ़रोख्त करना चाहता है, और उसका लैंड एरिया जो है 500 स्क्वायर यार्ड्स से ज़्यादा ना हो, और अगर वो फ्लैट है तो उसका 4000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, और जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं वो अपना टैक्स कैसे पे करेंगे। गवर्नमेंट ने सिटीज़ के हिसाब से टैक्स रेट्स अनाउंस किए हैं। 3 जो बड़े शहर हैं, ये रेट्स आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा 11 दूसरे बड़े शहर हैं, उनका रेट डिफरेंट है, और इन सिटीज़ को छोड़ के जो बाकी कोई भी पाकिस्तान के एरिया है उसके रेट्स जो हैं वो डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप में जो बिल्डर है और जो डेवलपर है उसने अपनी एनुअल टैक्स लायबिलिटी को वर्कआउट करना है। जैसे कि आपको पता है कि इनकम टैक्स जो है वो एनुअली पे होता है, इसलिए एनुअल टैक्स लायबिलिटी निकालना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और एनुअल टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला ये है कि टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट लाइफ इन ईयर्स। और ईयर्स जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे 2.5 साल है तो 2.5 ईयर्स उसको हम लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स लायबिलिटी क्या है इस फार्मूले में। उसको वर्कआउट करेंगे हम कि जो उसका एरिया है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, अगर वो कोई घर है या जो सेलेबल एरिया है, अगर अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बना रहे हैं, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें जो रेट हमने ऊपर डिस्कस किए हैं सिटी के हिसाब से, तो वो उसकी टैक्स लायबिलिटी। अगर फ़र्ज़ करें कराची में एक शख्स ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग 10,000 स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्ट की है और उसका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट लाइफ मींस कि वो कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, वो 2.5 ईयर्स है। तो उसकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी जो बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी। स्क्वायर फीट जो है वो उसका साइज़ है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो कराची का रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रेट है 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर की बिल्डिंग्स का, वो है 125। तो हमने 10,000 को 125 से मल्टीप्लाई किया, उसको डिवाइड किया जो उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ है 2.5 से, तो हमारे पास उसकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी आ गई 5 लाख रुपए। अब ये जो 5 लाख रुपए साल में जमा कराने किसी बिल्डर ने, ये उसने 4 इंस्टॉलमेंट्स में FBR के पास जमा करवाने हैं, और ये इंस्टॉलमेंट्स मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में उसने पे करनी है, और हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,25,000 रुपये की होगी। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे CVT ख़त्म हो गया तो प्लॉट्स की प्राइस जो है वो 2% से कम हो गई है। ये प्राइस कम होना जो है वो ये इस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है। सीमेंट और स्टील के अलावा कोई भी चीज़ बिल्डर ख़रीदेगा या डेवलपर ख़रीदेगा तो उस पर उसने टैक्स विदहोल्ड नहीं करना, वो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं रहा, सिर्फ इन 2 आइटम्स के अलावा। इसके अलावा सेल्स टैक्स में इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स को भी ख़त्म कर दिया गया है। मिनिमम टैक्स ख़त्म हो गया है, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो बिल्डर्स या जो बिल्डिंग्स बना रही है या जो डेवलपमेंट कर रही है वो अपने डायरेक्टर्स को डिविडेंड देगी तो उस पर भी वो टैक्स विदहोल्ड नहीं करेगी। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में इस सेक्टर को डाल दिया गया, और इसका भी बहुत ही टैक्स लॉ में जो है वो बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। तो अब इन तमाम चेंजेस के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है वो लोग जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो जो है उनकी एक्टिविटीज़ का आगाज़ होगा, और जब एक्टिविटीज़ का आगाज़ होगा तो डेफिनेटली इकॉनमी पे इसका
पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस ऑर्डिनेंस में चंद और चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको रिटर्न फाइलिंग के वक्त जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि जब रिटर्न फाइलिंग का वक्त आए तो मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। लेकिन आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या जो भी आप प्रोसेस करने लगे अपने टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करें। इस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल कंप्लीट ना समझें। और मेरा ताल्लुक़ यकीनन FBR से है, लेकिन ये वीडियो जो है FBR की तरफ से नहीं है, ये बिल्कुल मेरी ज़ाती काविश है और इसका FBR से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है।